हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माई सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट विद के सर के चैनल पर। तो कल परसों हमने देखा था अपना पहला वीडियो में कि चार्ज, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। देन जो चार्ज है आपका इनवेरियंस प्रॉपर्टी है और चार्ज स्केलर क्वांटिटी भी है आपकी। देखो आप इसको, हाँ, तो हमने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज ए इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज रिलेटेड विद मास। तो हमने बात की थी जहां चार्ज होगा वहां पर मास होगा। लेकिन मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यदि कहीं पर एक इनवेरियंस प्रॉपर्टी मोशन की अगर हम बात करें, Q इन मोशन और Q in rest, then both are same. There is no change of charge in motion or in rest. But in case of mass के केस में हम बात करते हैं m equals to m naught upon root 1 minus v square upon c square. If any particle have velocity near with वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, ऐसे कोई पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल है। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी होती हैं आपकी, रेडियो वेव्स मान लो, माइक्रोवेव मान लो, अल्ट्रावायलेट, ऑल ओवर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी अप्रोक्सी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की होती है। तो वहां अगर हम किसी पार्टिकल की बात करेंगे तो वो ये वाला जो पार्ट है वो हम छोटी वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन सी है, वहां पर तो हम कह देंगे m इक्वल्स टू एम नॉट। मीन्स एट मोशन और एट रेस्ट बोथ आर सेम। ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है तो उनके लिए तो क्या होगा, सेम ये प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। जैसे चार्ज, रेस्ट और मोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वैसे ही यहां पर भी मोशन और रेस्ट में मास पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल है तो वहां पर, अब जो मैंने अभी इसको नेग्लेक्ट किया था वो ये नेग्लिजिबल नहीं होगा। In this case, this is not negligible, therefore m, अब यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और मास इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस केस मोशन में उन पार्टिकल का मास रेस्ट में पार्टिकल के मास से ज्यादा हो जाएगा। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसकी कंट्रावर्सी कह दो इसकी, जो हमने मोशन और रेस्ट में चार्ज को सेम कहा है, यहां पर ये चीज अलग हो जाती है। किस केस में? जब वेलोसिटी पार्टिकल की बहुत कम है तो जैसे मास है वैसे ही चार्ज है, वैसे ही मास रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाता है जहां पर वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है तो उस केस में मोशन में मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेस्ट। चाहे वो तो बहुत कम हो, लगभग बराबर भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मोशन का इफेक्ट पड़ेगा। ये बात अपन इन पर अप्लाई करते हैं, चार्ज और मास। बिकॉज चार्ज एंड मास जो दोनों हैं, जो आपका चार्ज और मास में ले रहा हूं, चार्ज एंड मास बोथ आर इनवेरियंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक छोटा सा लॉजिक है यहां पर कि रेस्ट में
मास और चार्ज थोड़ा सा बदल जाता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल। एक चीज तो मैंने आपको ये बताई थी, और प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में हमने अभी देखा था। बाकी जो हमारी प्रॉपर्टी हैं, ये रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी इनवेरियंस प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट कूलाम और डायमेंशन ये, और इलेक्ट्रॉन चार्ज मैंने आपको बताया था अगर हम कहीं पर भी अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, कहीं हमें इलेक्ट्रॉन ELECTRON इलेक्ट्रॉन, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन की जगह ई लिखा है तो ये इलेक्ट्रॉन का इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर आपने कहीं पर लिखा है ई माइनस, इट मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है इसका, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से और केवल इलेक्ट्रॉन को आप ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी जो और प्रॉपर्टी थी, और प्रॉपर्टी स्केलर प्रॉपर्टी थी, इसकी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी थी हमारे पास। एक और हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि आपके पास किसी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा चार्ज हैं, लाइक एज +2q +4q -q -3q एटसेट्रा। ये आपके पास कोई एक चार्ज सिस्टम है, इट कंटेन 2q 4q दिस, देन टोटल समेशन ऑफ चार्ज कितना होगा? समेशन ऑफ चार्ज विद एडिटिव प्रॉपर्टी algebraic sum of charges 4q -3q -q, तो ये अपने पास आ जाएगा 6q -4q, इट मींस इट हैव ओनली 2q प्लस चार्ज। ये हम आगे पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, वहां पर फ्लक्स में ये चीज आती है कि अगर आपके पास कहीं कोई चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना जनरेट होगा, उसके लिए एडिटिव प्रॉपर्टी काम में आती है। तो ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमने इसी में ही और बात की थी चार्जेस के बारे में। ये चार्ज का इलेक्ट्रॉन इतना होगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो वेलोसिटी इसका सबसे छोटा यूनिट होता है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा यूनिट होता है फेरड, जिसकी वैल्यू होती है 96500 96500 कूलाम इक्वल्स टू 1 फेरड। और फ्रैंकलिन के बारे में और आपको बताता हूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने बताया कि जो चार्ज होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। और जो हमने एक प्रॉपर्टी यहां पे ली थी, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, तो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है। एक हमने जो बात की थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो अपने पास
चार्ज की प्रॉपर्टी, तो चार्ज की प्रॉपर्टी जो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी है, इसको भी सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही प्रोवाइड किया था कि इसकी जो चार्ज है आपका वो कंजर्व है। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी के लिए चार्ज कंजर्व है। आ नहीं रहा, एक सेकेंड छोड़ो। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को फ्रैंकलिन, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 चीजें कही हैं। ये एक चार्ज का सबसे वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन। सेकंड वन, जो इसको अपन ESU के लिए भी लिखते हैं, ठीक है, ESU कहें या फ्रैंकलिन के, बात एक ही, लेकिन बाय चांस बोर्ड एग्जाम में आपके पास अगर ये जाता है कि व्हाट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, वहां पर अगर फ्रैंकलिन दिया हुआ है, फैराडे दिया हुआ है, तो आपको टिक करना है फ्रैंकलिन पर। सेकंड वन, यही वो फ्रैंकलिन साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि चार्ज कंजर्व रहता है। थर्ड चीज, यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बाद प्रॉपर्टी हो गई थी हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी। तो चार्ज से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक थे, जितने भी क्यूरीज थी, वो लगभग मैं आपको दे चुका हूं। कॉन्सेप्ट विद के सर के चैनल पर आप इसमें जुड़े रहें और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको यहां मिलती रहेगी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे एग्जाम से डरे हुए हैं, एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपका मिटा देना चाहता हूं। आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बोर्ड के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना पीस ऑफ माइंड से जितनी तैयारी करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप 56 नंबर और कम से कम आप मात्र 4 नंबर ला करके भी फिजिक्स में पास हो सकते हैं। कैसे, देखें आप, आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से हमारे प्रैक्टिकल के 70 मार्क्स, सॉरी थ्योरी के 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल के अपने 30 नंबर 30 मार्क्स जाते हैं। अब गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आपको पास होना है तो पास होने के लिए आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, कंपल्सरी हो 33। तो हम देखते हैं यहां पर 70 का मैं अगर 33% निकालता हूं तो ये मेरे पास अप्रोक्सी 22 मार्क्स आ जाते हैं। इस 22 मार्क्स में से आपको 14 मार्क्स स्कूल से जाते हैं एज ए सेशनल। तो अब कितने रह गए आपके पास, इसको अपन और थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ी बहुत कम ज्यादा, 23 मान लो। तो लगभग आपको यहां पर मात्र 9 नंबर चाहिए, ओनली 9 मार्क्स फॉर पासिंग इन फिजिक्स। हालांकि पास होने से फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है, साइंस लेने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा डरा हुआ है कि मैंने पूरी साल भर तैयारी की और मेरे लास्ट टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई या मैं नहीं कर पाया, मेरा पेपर बेकार हो गया या पेपर बेकार हो जाएगा, तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इन 9 मार्क्स में से गवर्नमेंट आपको, अपना राजस्थान बोर्ड आपको 5 नंबर का ग्रेस देता है। तो आपको चाहिए मात्र 4 नंबर, और इन 4 नंबर के लिए आपके पास जो इस साल बोर्ड का पैटर्न है उसमें 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं हाफ मार्क्स के। इसमें 10 क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक से हैं, 10 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट हैं। तो ये हाफ मार्क्स का है और ये पूरा एक एक नंबर के 10। तो ये 9 नंबर का मैटर है, ये 5 नंबर का मैटर है और ये 10 नंबर। ऐसे आपको 24 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आप क्या करें,
बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल उनकी बात कर रहा हूं मैं जो बच्चे मात्र पास होना चाहते हैं या फिजिक्स से डरे हुए हैं। इसलिए आपको फिजिक्स से डरने की आवश्यकता नहीं है, बाकी और ऐसी नॉलेज मैं आपको देता रहूंगा। तो इन नंबरों में से आप मात्र 4 नंबर ला करके भी पास हो सकते हैं। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा फिजिक्स से डर रहे हैं कि मैंने साल भर तैयारी नहीं की, किन्हीं भी कारण से लास्ट एग्जाम में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं इसमें। तो कल हमने बात की थी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ में हमने कहा था कि यदि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्जेस, यू हैव टू पॉइंट चार्ज देयर पोजीशन वेक्टर्स इज r1 एंड r2। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है r1 और R2। दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो चार्ज होता है उसका मास बहुत कम होता है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम इसे पॉइंट की फॉर्म में डिनोट करते हैं। और यहां अगर हम यहां ले रहे हैं तो ये भी जो डिस्टेंस है एक लीनियर डिस्टेंस है। 11th क्लास में आपने अगर पढ़ा होगा मोशन, तो वहां पर लीनियर डिस्टेंस के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। इसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा आर। अब आपको कहीं पर भी अगर फोर्स लेना है, जैसे आप लेना चाहते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, किस पे लग रहा है फोर्स, ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो आप देखेंगे कि यहां पर इस पॉइंट पर ये Q1 चार्ज जो है इस Q2 चार्ज से इफेक्टेड है। तो मोशन किसमें होगा, आपको ये देखना है कि आप Q1, तो दिस चार्ज इज योर टेस्ट चार्ज एंड दिस चार्ज इज योर सोर्स चार्ज। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट की आप बात करेंगे, जो भी हलचल होगी वो किस पे देखनी है आपको, Q1 पर। तो Q2 के कारण ये Q1 रिपल होगा, मींस जो F1 आपका है F12 इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर होगी। तो मैं यहां ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करूं क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो यहां इनिशियल दिस और ये, तो हमारे पास जो डिस्टेंस यहां इस केस में आएगी वो क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ Q2 प्लस डेल्टा आर इक्वल्स टू R1। तो डेल्टा आर, जो आपका डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर क्या है, यहां देखें आप, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको हम R12 भी लिख देते हैं। R12 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ हम कहते हैं कि Q1 मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा आर, और डेल्टा आर को मैं क्या लिख रहा हूं, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। चूंकि डिस्टेंस है इसलिए मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूं, और ये हमारा यूनिट वेक्टर R12 जो डायरेक्शन बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसको भी अगर सॉल्व करना है अपन को, R12 कैप, कैप क्या होता है, R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड। यहां मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं,
1 2 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल स्क्वायर R12 अपॉन R12। तो जो आप 1 2 लिख रहे हैं ये इस बार अपने बोर्ड में, क्योंकि हमें जो जितना ज्यादा नंबर मिलेगा वो बोर्ड का जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसमें जो लिखा हुआ है उससे ही एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम वही चीज लिखेंगे कॉपी में जो एग्जामिनर हमसे चाहता है। Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 स्क्वायर, और इसको 1 2 को मैं क्या लिख रहा हूं, जो 1 2 है वो क्या है, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 और अपॉन में भी क्या जाएगा, R1 माइनस R2 इन मोड। तो अब आप इससे देख सकते हैं, ये वाली चीज को अगर आप देखें तो क्या बन गया आपके पास, F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास फुल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब यहां ये चीज मैंने कही, अब आप इसको और देखें कि अगर हमने ये बात तो किस पर कही है, ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब इसी चीज को मैं कहूं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब ये आपका टेस्ट हो गया और ये आपका सोर्स हो गया। तो जो टेस्टिंग चार्ज है उस पर इफेक्ट की बात करेंगे तो अब ये किधर जाएगा, ये इससे रिपल होगा। ये फोर्स कौन सा होगा, F21। तो जहां 1 2 था, याद रखने वाली बात है, जहां 1 2 था वहां हमने 1 माइनस 2 लिखा, तो जहां 2 1 आएगा वहां पर हम 2 1 लिख देंगे। F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब और R2 माइनस R1। ये अपने पास आ गया ऑन Q2 ड्यू टू F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। तो आप इन दोनों में अगर देख रहे हैं तो आपको केवल और केवल ये अंतर नजर आ रहा है, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1। तो अगर R1 1 माइनस 2 को 2 माइनस 1 लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं F21 बोथ आर सेम। ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड है, तो नो वन चेंज, बट दीज आर चेंजेबल, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा F12। तो ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया। अगर आपके पास केवल राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखेंगे। राइट वर्ड अगर आता है आधे नंबर में अगर आएगा तो ठीक है। और अगर वो कहता है कि प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन दैट केस आपको 1 2 पे निकालना है, डायरेक्ट Q1 के लिए लिखा है और
ये प्रूव कर देना है। ठीक है, तो अब इसी से आगे हम चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने आपको इनिशियली ये बताया था कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, Q एट रेस्ट, देन इट विल प्रोवाइड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम कहेंगे ये अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। मैंने अभी आपको बताया था, ये 2022 का क्वेश्चन है। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रूव करता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे इफ ए चार्ज पार्टिकल, point charge particle placed anywhere, then it will create electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे लगेगा? अगर हम यहां पर कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं, अगर हम यहां पर कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं इस क्यू के पास, तो ये या तो अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, डिपेंड करता है कि जो आपका सोर्स चार्ज है, जो आपका सोर्स चार्ज है वो इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास यहां पर ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक हमारा कोई टेस्ट चार्ज इस जगह पर रखा हुआ है, अगर ये टेस्ट चार्ज इससे इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर F इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके कारण ये आगे पीछे हो रहा है। एक सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास हाथ में कोई मैग्नेट है या आपने कहीं मैग्नेट को रखा हुआ है और उसके पास आप धीरे धीरे किसी ऑलपिन को लेकर के आ रहे हैं, आपके पास यहां पर कोई मैग्नेट है और आप यहां से किसी ऑलपिन को धीरे धीरे इसके पास ला रहे हैं, तो जब धीरे धीरे आप इसको इसके पास ला रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि यहां आने पर इस ऑलपिन में या तो अट्रैक्शन ये तेजी से इसके पास आ जाएगा या और कोई दूसरा मैग्नेट है तो वो रिपल हो जाएगा। इट मींस दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट, सेम एज if point charge placed anywhere, और जब वो रखा हुआ है तो उसने अपने चारों ओर का अपना एक एरिया बना लिया, उस एरिया में कोई भी आएगा तो वो क्या कहलाएगा? पहली बात तो टेस्ट चार्ज कहलाएगा और वो इससे इफेक्ट करेगा और उस पर इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कहां पर? इस टेस्ट चार्ज के सराउंडिंग वो एरिया जहां तक सोर्स चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा एरिया जहां तक कोई चार्ज को लाने पर उसमें कोई फोर्स लग रहा है या उसमें कोई इंटरेक्शन हो रहा है, वो एरिया कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आती है तो हम क्या लिखेंगे? सराउंडिंग एरिया ऑफ सोर्स चार्ज वेयर एनी अदर टेस्ट चार्ज और चार्ज एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा एरिया जिसके ऐसा
एरिया जिसके पास या जिसमें कोई टेस्ट चार्ज लाने पर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है इसमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, force per unit charge is called electric field intensity of this source charge। इस वो सोर्स चार्ज यहां पर कितना, ये वाला जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है, तेजी से फेंक रहा है या तेजी से अंदर आ रहा है या धीरे धीरे अंदर आ रहा है, तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, मैं यहां कह दूं, इफ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इज +1, ऑलवेज +1 ही माना जाएगा इसको। इफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज +1 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर, एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, या हम इसको यूं कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और चूंकि हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड मतलब एक एरिया, किसी भी टेस्ट चार्ज के सराउंडिंग ऐसा एरिया जिसमें दूसरा टेस्ट चार्ज लाने, सॉरी, सोर्स चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा एरिया जिसमें दूसरा टेस्ट चार्ज लाने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, रिपल्सिव करता है, अट्रैक्टिव करता है, वो एक अलग मैटर है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यहां से अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन अगर लिखेंगे आप इसकी तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या बन जाती है इसका, न्यूटन m1 L1 T-2, और कूलम का होता है हमारा A1 T1। देन द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज m1 L1 T-3 A-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया, किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा एरिया जिसमें दूसरा टेस्ट चार्ज कुछ फोर्स का अनुभव करता है, वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना फोर्स लग रहा है, वो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन ये हो जाती है। अब इसी से हम आगे चल रहे हैं, इसमें वो कई बार पूछता है फील्ड लाइंस या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपसे कहा है कि ये मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज। अब मैं अगर यहां पर कहीं पर भी, मैं इसमें कहीं पर भी +1 रखता हूं, आप देखना इसमें डायरेक्शन कहां जाती है, आपको भी लगेगा +1 मैंने यहां पर रखा, कहीं पर भी एक जगह रख दिया या अलग अलग रख करके देख लिया, तो हम देख रहे हैं कि ये +1 ये, क्योंकि ये सोर्स है और ये टेस्ट है, तो जो भी वेरिएशन होगा, जो भी मोशन होगा, वो किस में माना जाएगा, +बाय। तो ये देखो आपका ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर यहां से लग रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां लग रहा है ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो रेडियली आउटवर्ड इसकी
ई पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी डायरेक्शन कहां है, रेडियली आउटवर्ड। कहीं पर भी आप ले लेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वो, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसी की जगह हम सोर्स चार्ज कैसा ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने सोर्स चार्ज ले लिया -q, ये मेरा सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज के पास में मुझे रखना हमेशा जो मुझे रखना है वो +1 ही रखना है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आपको उसको डेराइव करने के लिए हमेशा उस जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 रख करके देखना है कि +1 रखने पर फोर्स किधर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने जब थोड़ा दूर रख लेते हैं अपन इनको, जैसे मैंने यहां पर +1 रखा तो ये कहां आ रहा है, इस साइड में। अगर मैं यहां पर +1 रखूं तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहां +1 रखा फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहां +1 रखा फोर्स यहां पर मैंने +1 रखा तो ये +1 इससे अट्रैक्ट हो रहा है। देन फील्ड लाइंस इनवर्ड रेडियली इनवर्ड, रेडियस की फॉर्म में आ रही है। आप इसको फील्ड लाइंस को और आगे तक भी ले सकते हैं, यहां तक नहीं। तो प्लस सोर्स चार्ज अगर आपका है तो फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, और सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस अंदर आएंगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन में और मैं आपसे पुट करूंगा और उसको अपन एक्सप्लेन भी करते हैं। वो अगर आपको कहता है Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, और इसी में ही ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, और Q1 और Q2 लेस देन 0, नाउ सिग्निफाई दीज टू थिंग्स, या राइट नेचर ऑफ फोर्स। आपको दे दिया Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और Q1 Q2 लेस देन 0। इन दोनों केसेस में वो आपसे पूछता है राइट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या हो रहा है, अब यहां आप देख रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया भी था, और यहां हम अगर देखें तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसा आ रहा है, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0, मतलब Q1 Q2 आर पॉजिटिव, Q1 Q2 पॉजिटिव है, और जहां कहीं भी पॉजिटिव आता है वहां पर फोर्स कहता हो जाता है रिपल्सिव। और Q1 Q2 इस वाले केस में अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा Q1 Q2 लेस देन 0 है, मींस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव है तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, ड्रॉ फील्ड लाइंस
ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज और नेगेटिव फोर्स चार्ज। या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड और रेडियल इनवर्ड। ठीक है, इसके बाद एक कॉमन जो टॉपिक था, मैंने आपको कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में हम देखते हैं, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि हम चाहे बात करें फोर्स की या हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके इक्वल है? फोर्स के। कितना फोर्स लग रहा है भाई हमारे पास, अगर मैं यहां देखूं कि के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स ऑन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू, और अगर मैं यहां कहता हूं एफ अपॉन क्यू नॉट, तो क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इन दोनों में देख रहे हैं कि ये टोटल फोर्स को बता रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है, और हमने यहां पे क्या कर दिया? क्यू नॉट इक्वल्स टू +1। अगर मैं क्यू नॉट +1 यहां पर पुट कर देता हूं तो मेरे पास फोर्स क्या हो जाता है? के क्यू इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों में क्या है कि अगर फोर्स है तो दो चार्ज होने चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ओनली सोर्स चार्ज होना चाहिए। इसका टेस्ट चार्ज से इसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड +1 ले रखा है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम। जिधर फोर्स की डायरेक्शन जाएगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी। अभी हमने यहां पर देखा था, इसमें हम देख रहे हैं कि ये इस पर यूनिट चार्ज पर इस प्लस सोर्स चार्ज से इस साइड में फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड में होगा। यहां हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज से प्लस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा। तो दोनों की डायरेक्शन हम क्या मान के चलेंगे? दोनों की डायरेक्शन को हम सेम मान करके चलेंगे, और दोनों E और F प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और F ऑल्सो प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों क्या करते हैं? स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। और दूसरा हम कहेंगे बोथ आर कंजर्वेटिव। बोथ आर कंजर्वेटिव मींस इन पर लगने वाला जो फोर्स है वो इनके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि कहां से वो फोर्स आ रहा है या कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। नॉट डिपेंड ऑन पाथ, देयरफॉर दीज आर कंजर्वेटिव और दीज आर ऑवे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार एग्जाम में आ जाती हैं और हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, ध्यान नहीं रहता। तो वो सारी चीजें जो आपके दिमाग से ना निकले वो सब आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज सिस्टम है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू कितनी चार्जेस हैं? ये आपके सब सोर्स चार्ज हैं।
नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. Due to this system charge, we have to calculate electric field intensity at point P या force on test charge Q नॉट. दोनों एक साथ बताऊंगा मैं, इसलिए कह रहा हूं आपको. फोर्स को देख लेते चलो अपन पहले. अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें दो से ज्यादा चार्जेस रखे हुए हैं, तो उन सिस्टम के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, तो हम वहां पे सीधी सी बात करेंगे. इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण और इसके कारण, इन सबके कारण, क्योंकि ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये केवल दो पर ही डिपेंड करेगा. कहीं पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल जो सोर्स चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है तो केवल दो चार्जेस पर डिपेंड करेगा, तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस. तो यहां अगर आप देखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है फोर्स ऑन क्यू नॉट विल वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, वेक्टर sum of forces applied by individual source charge. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज या ओनली पॉइंट चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज विल बी equals to vector sum of forces applied by individual charges. अब इसके डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 01, 02, 03, 04, 03, 05, जो भी हम लेंगे इनके बीच का डिस्टेंस है ये. तो हमारा फोर्स क्या बन जाता है यहां पर? यह हमारा फोर्स आ जाएगा F ऑन Q नॉट ड्यू टू 1. क्या लिखोगे आप इसको? K Q1 Q नॉट अपॉन R01 स्क्वायर 01 कैप. 2 की बात करोगे 02 K Q2 Q नॉट अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप. F नॉट 3 मतलब फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3 इंडिविजुअल चार्जेस Q नॉट Q3 अपॉन R03 R03 कैप एंड सोन. आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका क्या बन जाता है? F0 इज फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस R01 R01 same as K Q2 Q नॉट अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप एंड सोन. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग चार्जेस के लिए वैल्यू आ रही है. तो इसको लिखने के लिए एफ नॉट क्या कॉमन है? के कॉमन है. तो के को मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं.
क्यू नॉट मेरे पास और कॉमन आ रहा है, बचा हुआ जो भी है उसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। के क्यू नॉट हमारा बाहर आ गया। अब ये सब वेरिएबल हैं 1 2 3 4, तो मैं यहां लिख दूंगा जो बच रहा है वो क्यू आई अपॉन आर 0 आई स्क्वायर आर 0 आई कैप। ये अपने पास क्या जाएगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको इसलिए एक साथ पढ़ाए हैं क्योंकि अभी मैं इसमें क्या करूंगा, अब यहां हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका इलेक्ट्रिक फोर्स पर भी लागू, इलेक्ट्रिक फोर्स पर तो ये है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड पर लागू करना है, तो हमें यहां पर कुछ नहीं करना। ई और ये क्यू नोट को हम क्या कर देंगे यहां पर, क्यू नॉट इक्वल, तो यहां हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस विल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इंडिविजुअल चार्जेस। किस पर, P1। अब हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस विल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। जैसे फोर्स की बात की थी वहां क्यू नॉट था, यहां पर P की फॉर्म में जाएगा, P1 P2 P3, P पर 1 के कारण, P पर 2 के कारण, P पर 3 के कारण एंड P पर 4 के कारण। तो वही चीज अब हम यहां पर ये अपने पास यहां भी हम क्या करेंगे, E P1 E P2 E P3 E P, यहां पर अब E P लेंगे तो यहां से हम Q3, यहां भी वही वैल्यू आपके पास P1 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 P हर जगह पर, तो यहां हमारा जो वैल्यू आएगा P P हर जगह पर P1 की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल्स टू तो जो बात हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए फोर्स के लिए की है कि एफ नॉट पर जो चार्ज होगा वो कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर नॉट आई कैप। पी के लिए आप क्या ले लोगे, पी पर ले लोगे वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कहीं भी आप कैलकुलेट करेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर करके आप उस टेस्ट चार्ज को 1 मान लोगे। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको टेस्ट चार्ज 1 ही लेना है, ठीक है। तो अब एक और चीज आप यहां देखें, अपन हमने बात कही थी कि हमारा जो फोर्स है इन केस ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है, तो सेम प्रोसेस मीडियम का कहां पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। तो जैसे इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम आप लेंगे तो
इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता, फोर्स भी डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो जो ऑल ओवर सीक्वेंस आप इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ कर रहे हैं, वही सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करनी पड़ेंगी। जैसे आपने कहा कि रिपल्सिव की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर रिपल्सन है तो बाहर की तरफ होगा ड्यू टू पॉइंट, क्योंकि आपका जो टेस्ट चार्ज है, एक चार्ज जो आप ले रहे हैं वो आपका हमेशा +1 माना जाएगा टेस्ट चार्ज, और फोर्स के केस में तो जो आपको दिए गए हैं उन पे लेंगे अपन। अब इसी में हम आगे एक चीज और देखते हैं, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, डाई, डाई का मतलब जानते हैं आप, टू। इफ टू चार्जेस, टू स्मॉल या पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर सेपरेटेड विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2l या 2a जो भी लेते हैं वो अगर लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल। पोल मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और डाई मतलब दो। तो टू सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस प्लेस वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे ले सकते हैं, एग्जाम्पल HCl, H प्लस Cl माइनस, NaOH, Na पॉजिटिव, OH माइनस, H2O, H प्लस OH माइनस, और भी ऐसे NaCl वगैरह एक्सेट्रा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है, बहुत छोटा होता है इसकी वैल्यू, 2l की वैल्यू, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट क्या है? डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, dipole is a vector quantity, its value is product of any charge of dipole and distance between them। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, तो इट्स डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। कहीं पर भी होगी डाइपोल की बात जब आप करेंगे, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं डाइपोल। तो डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है चार्जेस का जिसमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये वाला क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये आधे नंबर में, 1 नंबर में जाएगा, डिफाइन डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर एक न्यूमेरिकल बन जाता है छोटा सा, आपसे कह दिया जाएगा द मॉलिक्यूल ऑफ HCl, या डाइपोल मॉलिक्यूल है ये, तो डाइपोल मॉलिक्यूल फाइंड डाइपोल मूवमेंट of HCl, they are separated
their ions are separated with 2 एंगस्ट्रॉम। ये आपसे डाइपोल मोमेंट पूछता है, HCl का डाइपोल मोमेंट बताना है जहां पर दोनों के आयन H प्लस और H माइनस के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, हमें गिवन है 2L। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डिस्टेंस होगी ऐसा नहीं है कि 2 से डिवाइड करके आप L ले लोगे, हमेशा जहां भी जाएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में जाएगा 2L। 2L दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आप सब जानते हैं 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। और यहां पर जो चार्ज है, चार्ज Q प्लस की बात करें और Q माइनस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ही है यहां पर, इसलिए इसका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो आपका P कितना निकल गया यहां से, P इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -10 और चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वैल्यू आपके पास आ जाती है 3.2 इंटू 10 की पावर -29। इसका यूनिट क्या लिखोगे, कूलाम टू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम में और भी डाइपोल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, इसको कूलाम का C बड़ा होगा और मीटर का M छोटा होगा, कूलाम इंटू मीटर। इसकी डायमेंशन अगर आप लिखना चाहें, सॉरी यूनिट तो आपने लिख ही दिया, यूनिट है इसका कूलाम इंटू मीटर और डायमेंशन आपका इसका बन जाएगा, कूलाम का क्या होता है A1 T1 और मीटर का है L1। तो आप अपनी फॉर्म में लिख दें इसको, m0 L1 T1 A1। इट इज यूनिट ऑफ, सॉरी इट इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इस पर क्वेश्चन 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखें इसके लिए। और इस बार तो स्पेशली पूछे जाएंगे क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से आपके बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता था। लेकिन इस सेशन में 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए ये जो चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट जो पूरी है उसमें से ओनली 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन को इस बार इसमें से हटा दिया गया है। तो ऐसे कई सारे छोटे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल हमने देखा, 2 सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस with opposite nature are separated with very small distance is called dipole. This is a charge system and its dipole moment is product of magnitude of charge, any charge, and distance between them वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होगी। और इसका यूनिट कूलाम इंटू मीटर और डायमेंशन होगा m0 L1 T1 A1। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कॉन्सेप्ट विद KS सर। थैंक यू।